वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर 8 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का पहला सवाल देख लेते हैं। गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, जब भी किसी नदी का नाम आए तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, यानी हमें बच्चों आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल प्रयोग में आएगा बच्चों, द का प्रयोग होगा। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डोमेस्टिक एनिमल, यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जानवर है जो बच्चों यहाँ पर डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवर नहीं है। कौन सा बच्चों, घरेलू जानवर। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जानवर के बारे में बता रखा है बच्चों। यहाँ पर हमें पहले बोला है डॉग है, ये भी घरेलू होता है। टाइगर नहीं होता है। काऊ भी होती है और गोट भी होती है। डॉग यानी कुत्ता हो गया, काऊ यानी गाय हो गया, गोट यानी बकरी हो गई, यानी इन तीनों को हम पाल सकते हैं, लेकिन टाइगर को पाल सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर्स हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी हमें बताना है कि चारों में से किसका उच्चारण अलग है। तो बच्चों सूट, सून, लुक, बून। तो बच्चों लुक क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। अगला है द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि बच्चों जब भी कोई चीज साइंटिफिक ट्रूथ हो यानी हमेशा फिक्स है कि बच्चों सूर्योदय किधर होता है, पूर्व से होता है। तो बच्चों हमेशा क्या आएगा यहाँ पर, ये ट्रूथ है, सत्य है। तो जब भी साइंटिफिक ट्रूथ हो तो हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल का। शुड डू वंस ड्यूटी। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर बोला कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी हर एक को अपना काम करना चाहिए। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वन का प्रयोग होगा। अगला है आई लुक्ड द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसके अंदर किसका प्रयोग होगा, लुक्ड इनटू, यानी किसी चीज के अंदर झांकना। तो किसका प्रयोग होगा, इनटू का। वी मस्ट, यानी कोई काम करना ही हो तो वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर हमें बोला गया है यहाँ पर 5 सेंटेंस दे रखे हैं। इन मीनिंग में से हमें 4 स्थानों को खाली है उनको हमें भरना है। चलो देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। एनिमल यानी क्या होता है, जानवर हो गया। सुनामी का मतलब सुनामी हो जाएगा, जो किसके अंदर आती है बच्चों, ये समुद्र के अंदर आती है। करेज यानी क्या होता है, साहस। अर्थक्वेक यानी क्या होता है बच्चों, भूकंप होता है। और सी यानी क्या होता है, हमारा समुद्र होता है। तो चलो भर लेते हैं एक बार। ए इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव। तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सुनामी का। किसका होगा बच्चों, सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाई, यानी सुनामी किसकी वजह से आती है बच्चों, जो अर्थक्वेक यानी भूकंप की वजह से आती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अर्थक्वेक्स अंडर द सी, यानी जो समुद्र होता है उसके अंदर की ओर जब भी भूकंप आता है उसकी वजह से लहरें उड़ती है और क्या आता है, सुनामी आता है। सम स्टोरीज ऑफ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों जो अगला सेंटेंस दे रखा है इसके अंदर भी हमें फिल करना था कि द सम स्टोरीज ऑफ, किसकी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, करेज आ जाएगा, यानी करेज एंड सर्वाइवल हियर आर हियर कैन एनिमल्स। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, कैन एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी इज कमिंग, यानी जानवरों को पता चल जाता है क्या कि सुनामी आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, एनिमल्स होगा। चलो एक बार इस पूरे को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये बोला गया है कि सुनामी किसकी वजह से आती है बच्चों, जो समुद्र होता है उसके नीचे की ओर जब भी क्या आता है, भूकंप आता है, उसकी वजह से सुनामी आती है। फिर बोला है कि सेंस एंड पावरफुल वेव हो गया। फिर बोला सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल हियर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कुछ कहानियां क्या है बच्चों, साहस से भरी हुई है। वो एनिमल को क्या पहले से पता चल जाता है कि सुनामी आ रही है। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर बोला है मेन सर्वेंट। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम, नौकर बोलते हैं। पीकॉक यानी क्या होता है, मोर होता है। हमें इसका अपोजिट जेंडर बताना है कि अपोजिट जेंडर क्या होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। मेन का क्या हो जाएगा, मेड। सर्वेंट हो जाएगा। और दूसरे की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पीएन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, पीएन। अगर इनका हिंदी अर्थ भी देखें तो पहले वाले का तो क्या था बच्चों हमारे पास कि मेन सर्वेंट यानी कि तो क्या था, नौकर था। तो बच्चों इसका अगर उल्टे की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नौकरानी हो जाएगा। पिकॉक यानी मोर है, तो पीएन यानी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, पिकॉक यानी तो मोहर हो गया। और इसका जो दूसरा सवाल है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोरनी हो जाएगा। पीएन यानी क्या हो जाएगा, मोरनी। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसके अंदर हमें खाली स्थान भरने हैं। तो पहला हो जाएगा बच्चों मेमोरी हो जाएगा, MEMORY, यानी MEMORY। मेमोरी यानी क्या होता है बच्चों, याददाश्त हो जाएगा।
अगला इंडिपेंडेंस, तो क्या हो जाएगी INDEPENDENC, इंडिपेंडेंस यानी क्या हो जाएगा बच्चों, स्वतंत्रता। ठीक है। अगला है वी आर केयरफुल एंड ओबे ट्रैफिक रूल्स, यानी जब तक, एज लॉन्ग एज, क्या आ जाएगा बच्चों, एज लॉन्ग एज। वी आर केयरफुल यानी हम क्या है बच्चों, पहले से तैयार हैं। ओबे ट्रैफिक रूल्स यानी जो यातायात के नियम है उनका पालन करने के लिए। वी विल बी सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट, यानी हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं जिनको हमें बच्चों यहाँ पर फिल करना है। ओपन यानी खुला, वियर यानी क्या होता है बच्चों, पहनना, क्रॉस यानी क्या होता है, पार करना, स्लो यानी क्या होता है, धीरे। बच्चों इन चारों में से हमें दो वर्ड पढ़ने हैं। ऑलवेज सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, यानी बच्चों ओपन, ऑलवेज वेयर यानी हमेशा क्या पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए जब क्या कर रहे हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो। डू नॉट द स्पीड लिमिट, तो बच्चों दूसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोला गया है कि जो स्पीड लिमिट है उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, पार नहीं करना चाहिए। तो डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वाइल ड्राइविंग, यानी जब भी बच्चों भीड़ भाड़ वाला एरिया, क्राउड यानी क्या होता है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में हमेशा क्या करना चाहिए, जो स्पीड की लिमिट होती है उसको कभी भी क्रॉस यानी उससे ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। अगला देख लेते हैं, हमें इनको अरेंज करना है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा उसका ऑब्जेक्ट या बचा हुआ पार्ट। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पर एक साइंटिफिक ट्रूथ लिखा हुआ है कि 1 and 1 मेक 11, यानी एक और एक मिलके कितना होता है बच्चों, 11 होता है। तो ये क्या है, एक कहानी है। दूसरा है बच्चों यहाँ पर बताना, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, महात्मा गांधी है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। उसके बाद मेन वर्ब क्या है बच्चों, बिलीव्ड, महात्मा गांधी बिलीव्ड। उसके बाद किस पे करते थे बच्चों, इन ट्रूथ एंड ट्रूथ, और उसके बाद एक चीज और लिखी हुई, एंड नॉन वायलेंस। तो क्या आ जाएगा बच्चों, एंड नॉन वायलेंस। ठीक है। तो बच्चों 1 से लगाकर 16 तक के आंसर आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। अगला बच्चों 17 और 18 क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो बच्चों एक बार हम पैसेज को भी पढ़ लेते हैं, क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले बोला गया है द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, यानी यहाँ पर बोला गया कि मानसून की धुंध का पहला दिन। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, यानी और यह अजीब है कैसे कोहरा पहाड़ पर चढ़ने की सभी पक्षी चुप हो जाते हैं। परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट ऑफ melancholy, not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too, यानी यहाँ पर बोला गया कि शायद यही बात कोहरे को इतना उदास लगती है कि न केवल पहाड़ियों को छिपाती है बल्कि उन्हें खामोशी की चादर से ढक देती है। Only an hour ago the trees were ringing with bird song and now the forest is deathly still as though it were midnight, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अभी 1 घंटे पहले ही पेड़ों पर पक्षियों का गाना बज रहा था और अब जंगल में मौत का सन्नाटा है, मानो आधी रात हो। थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हर सिस्टर, आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कांट सी हिम, धुंध के बीच से बीजू अपनी बहन को पुकार रहा है, मैं उसे पहाड़ी पर दौड़ते हुए सुन सकता हूँ लेकिन देख नहीं सकता। अगला बच्चों यहाँ पर जो मैं एक पैसेज दे रखा था, अब इसके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला ऑन विच डेट वॉज द डायरी एंट्री रिटर्न, यानी यह डायरी प्रविष्टि किस तारीख को हुई थी। तो बच्चों यहाँ पर द डायरी एंट्री वॉज रिटर्न ऑन 24, यानी 24 तारीख को हुई थी। व्हेन डू ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट, यानी सारे पक्षी, जब पक्षी शांत हो जाते हैं, कब हो जाते हैं बच्चों, ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, यानी जैसे ही धुंध पहाड़ी पर चढ़ती है सारे पक्षी चुप हो जाते हैं। व्हाट डज मिस्ट डू इन द हिल्स, यानी पहाड़ियों में कोहरा क्या करता है। द मिस्ट नॉट ओनली कंसील द हिल्स बट ऑल्सो ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस, यानी कोहरा न केवल पहाड़ियों को छिपा देता बल्कि उन्हें खामोश की चादर भी चढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है विथ वोट वर द ट्रीज रिंगिंग, यानी यहाँ पर बोला गया है कि पेड़ किससे गूंज रहे हैं। द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग, यानी पक्षियों के गानों से गूंज रहे हैं। व्हाट्स इज बीजू डूइंग थ्रू द मिस्ट, यानी बीजू धुंध में क्या कर रहा है।
थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हर सिस्टर, वो अपनी बहन को पुकार रहा है। आइडेंटिफाई राइट द अपोजिट वर्ड, बच्चों यहाँ पर हमें विलोम शब्द बताने हैं। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे नाइट, नाइट का क्या हो जाएगा बच्चों, डे हो जाएगा। नाइट यानी क्या होता है, रात, और डे यानी क्या होता है बच्चों, दिन होता है। अगला लिखा है रिवील, रिवील यानी क्या होता है बच्चों, अगर दूसरे की बात करें प्रकट करना, क्या होगा बच्चों, प्रकट करना। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। तो कंसील यानी क्या होता है, कंसील यानी क्या होता है बच्चों, यहाँ पर छिपाना, क्या हो जाएगा, कंसील यानी छिपाना हो जाएगा। अगला है यहाँ पर 19 और 20, इसके अंदर भी बच्चों एक हमें पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हमें बोला है यहाँ पर द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड द क्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट ऑल ओवर, वॉज ऑल ओवर, यानी समय आ गया है और बहुत जल्दी, जब खेल खत्म हो गया तो क्रेप्स और रम और सॉसेज बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं और वह जानते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। अगला है आई विज्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड द वुड सी हिज फैमिली अगेन सून दैट द फाइटिंग वुड एंड वी वुड ऑल गो होम, यानी यहाँ पर उसके बाद बात की जा रही कि मैंने हंस को शुभकामनाएं दी और उससे कहा कि मुझे उम्मीद है कि वह जल्दी ही अपने परिवार से फिर से मिल जाएगा और लड़ाई खत्म हो जाएगी और सब घर जा सकेंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड, हैंस वॉल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनवाइंगली आई फेल्ट, यानी यहाँ पर बोला है कि मुझे लगता है कि हर सैनिक यही चाहता है कि दोनों तरफ से हम, वुल्फ ने कहा, अपना ख्याल रखना, जिसे मैकफर्सन ने, मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगा, न ही तुम, अपनी सलामी दी और धीरे धीरे अनिश्चा से मुझसे दूर चला गया और मुझे कहा कि सिर्फ एक हाथ मिलाने के लिए मुड़ा और फिर सैकड़ों ग्रे फोर्ट पर पहने लोगों से एक बन गया और अपनी खाइयों की ओर वापस जा रहा था। वॉट डिड द नरेटर से वाइल विशिंग हैंस वेल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर की हंस को शुभकामनाएं देते हुए कथावाचक ने क्या कहा। द नरेटर सेड टू हिम डेट द होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, यानी वर्णनकर्ता ने अपने कहा कि उसे आशा है कि वह जल्दी अपने परिवार से मिल सकेगा। वॉट डिड एवरी सोल्जर वॉन्ट, यानी हर सैनिक क्या चाहता है, सोल्जर यानी क्या होता है बच्चों, सैनिक होता है। एवरी सोल्जर वॉन्टेड दैट द फाइटिंग वुड एंड सून सो दे ऑल वुड गो होम, यानी हर सैनिक चाहता है कि लड़ाई जल्दी से खत्म हो और वो अपने घर जा सके। यहाँ पे भी बच्चों हमें प्लूरल यानी बहुवचन बताना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइड्स हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर ट्रेंच, क्या लिखा हुआ बच्चों, ट्रेंच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी वर्ड के पीछे अगर ई टी एच आता है तो बच्चों आपको क्या लगाना है, पीछे ई एस लगाना है, यानी एस नहीं ई एस लगेगा बच्चों। जैसे पीछे एक्स हो, एस एच हो, तो इनके पीछे हमेशा एक्स हो, तो इनके पीछे क्या लगता है बच्चों, हमेशा ई एस लगता है। क्या लगेगा बच्चों यहाँ पर, ई एक्स, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों ट्रेंच यानी क्या होता है, खाई होता है, तो खाइयाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रेंचेस, TRENCHES हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है, चलो पढ़ लेते हैं। What two things did Hans Wolf do before walking away from gym, यानी वर्णन करता। अगला है बच्चों उसने जिम से ध्यान रखने को कहा, तो क्या कहा था बच्चों, He asked him to take care, यानी वो अपना ध्यान रखें। अगला where had the grey coated man drifted, यानी हर सैनिक चाहता है कि नहीं, भूरे कोट वाले लोग वापस कहाँ चले गए थे। He saluted and walked away, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसने सलाम किया और चला गया। रीड द पैसेज राइट द वन वर्ड, यानी बच्चों एक शब्द में हमें आंसर करना है। ए मेंबर ऑफ ए आर्मी क्या कहलाता है बच्चों, सोल्जर, सोल्जर यानी क्या होता है, सैनिक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, सैनिक आ जाएगा। अगला दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो पहला लिखा हुआ हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, यानी स्वास्थ्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। टू एंजॉय ए गुड हेल्थ वी शुड टेक बैलेंस डाइट एंड डू एक्सरसाइज, यानी अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, यानी सुबह की घूमना सबसे अच्छा व्यायाम में से एक है। इट इज ए लाइट एक्सरसाइज सो इट इज
इक्वली गुड फॉर मैन एंड द वुमन, यंग एंड ओल्ड, सिक एंड हेल्थी एंड इवन फॉर चिल्ड्रन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि सुबह की सैर सबसे अच्छा व्यायाम है, ये एक हल्का व्यायाम है, इसलिए ये पुरुषों और महिलाओं, युवा और बूढ़े, बीमार और स्वस्थ और यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी समान रूप से अच्छा है। द फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग एंड प्रोवाइड्स अस फंड ऑफ एनर्जी। यानी यहाँ पर बोला गया है कि सुबह की जो ताज़ी हवा है हमारे फेफड़े को मजबूत बनाती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है। वी फील ऑल द डे लॉन्ग फ्रेश आफ्टर मॉर्निंग वॉक, सो मॉर्निंग वॉक इज ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो सुबह की ताज़ी हवा है वो हमारे फेफड़ों को मजबूत रखती है और हमें ऊर्जा प्रदान करती है। सुबह की सैर बाद पूरे दिन तरोताज़ा महसूस करते हैं, इसलिए सुबह की सैर हमारे लिए फिर देखने एकमात्र तरीका है। इट इज़ ए टॉनिक फॉर हेल्थ। यानी बच्चों ये क्या है, टॉनिक यानी है क्या है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य के लिए औषधि है। द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द मॉर्निंग इन्वाइट्स एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वन कैन थिंक बेटर इन सच एटमॉस्फेयर। यानी यहाँ पर बोला गया कि सुबह का शांत वातावरण सभी को सुबह की सैर का जाने के लिए आमंत्रित करता है। कोई भी व्यक्ति सुबह की सैर के बारे में बेहतर सोच सकता है। बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू एंजॉय ए गुड हेल्थ। यानी अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वी शुड टेक बैलेंस्ड डाइट एंड डू एक्सरसाइज एंजॉय ए गुड हेल्थ। यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए। अगला व्हाट इज द ओनली वे टू कीप आवर बॉडी फिट। यानी अपने शरीर को फिट रखने का एकमात्र तरीका क्या है। मॉर्निंग वॉक इज ओनली टू कीप आवर बॉडी फिट। यानी सुबह सुबह घूमने जाना ही हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। हाउ इज मॉर्निंग वॉक यूजफुल फॉर अस। यानी सुबह की सैर हमारे लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सुबह की सैर है हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। इट इज लाइट एक्सरसाइज, सो इट इज इक्वली गुड फॉर मैन, वुमन, यंग, ओल्ड, सिक एंड हेल्थी एंड इवन फॉर द चिल्ड्रन। यानी ये बच्चों हल्का व्यायाम है, ये जो सभी के लिए समान रूप से काम करता है, जैसे आदमी हो, औरत हो, छोटे बच्चे हो यानी जवान बच्चे हो, ओल्ड हो, बीमार हो, चाहे हेल्थी हो, सभी के लिए क्या है बच्चों, इक्वल तरह से यानी समान रूप से कार्य करता है। वॉट इन्वाइट एवरीवन टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। यानी कौन सी बात सभी को सुबह की ओर आमंत्रित करती है। द पीसफुल एटमॉस्फेयर, यानी जो शांत वातावरण होता है सुबह का, वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाउ इज द फ्रेश एयर ऑफ मॉर्निंग इंपॉर्टेंट फॉर अस। यानी बोला गया है कि सुबह की ताजी हवा कैसे महत्वपूर्ण है। द फ्रेश एयर ऑफ मॉर्निंग मेक्स आवर लंग्स स्ट्रॉन्ग। यानी जो हमारे फेफड़े हैं उनको मजबूत बनाती है। एंड प्रोवाइड अस ए फंड ऑफ एनर्जी, यानी हमारे अंदर एनर्जी का संचार करती है। यहाँ पर बच्चों वन वर्ड में हमें आंसर करना है, यानी एक शब्द में हमें आंसर बताना है। क्या होता है, टू ऑर्गन्स इन द चेस्ट यूज्ड फॉर ब्रीथिंग। यानी यहाँ पर बोला गया है कि छाती के सांस लेने के लिए किए जाने वाले दो भाग कौन से हैं। तो बच्चों एल से स्टार्ट होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, लंग्स यानी फेफड़े हो जाएगा। द मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट सराउंडिंग द अर्थ। यानी यहाँ पर बोला गया है कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूदा मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों, एटमॉस्फेयर। क्या हो जाएगा बच्चों, एटमॉस्फेयर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वातावरण के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन 22 तक हमने देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, इसके अंदर हमें इनको रीअरेंज करना है। तो बच्चों आगे वाले में हमें क्या करना है, इनको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। चलो देख लेते हैं। पहला है दे प्रोमिस्ड टू हेल्प ईच अदर। यानी वो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड। यानी जो दूसरा फ्रेंड था वो पृथ्वी पर लेट गया। आफ्टर सम टाइम दे सो ए बिग बियर कमिंग टू देम। यानी कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी तरफ आ रहा था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज टू फ्रेंड्स। यानी एक समय की बात है जब दो मित्र थे। वन ऑफ द फ्रेंड रेन एंड क्लाइंब अप ए ट्री। यानी उनमें से एक दोस्त भागा और पेड़ पर चढ़ गया। तो बच्चों अगर बात करें तो यहाँ पर एक कहानी है, यानी दो तो फ्रेंड थे और एक बियर वाली। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए टू फ्रेंड। यानी एक समय की बात है जब क्या थे, दो मित्र थे और उन्होंने क्या किया था, एक दूसरे से जब भी कोई प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। फिर उसके बाद क्या था बच्चों, आफ्टर सम टाइम उन्होंने देखा कि एक बियर यानी एक भालू है उनकी तरफ आ रहा था। उसके बाद एक दोस्त था वो तो क्या किया बच्चों, पेड़ पे चढ़ गया और दूसरा वाला क्या हो गया, जमीन पे लेट गया। बच्चों पहले नंबर पे आएगा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए टू फ्रेंड्स। उसके बाद दे प्रोमिस टू ईच अदर। उसके बाद आफ्टर सम टाइम दे सो ए बिग बियर कमिंग टू देम। उसके बाद वन ऑफ द फ्रेंड रेन एंड क्लाइंब अप द ट्री। उसके बाद आ जाएगा कि जो दूसरा फ्रेंड था वो जमीन पर लेट गया। तो बच्चों आपको इस ऑर्डर में इनको लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है, चलो इसको पढ़ लेते हैं। इमेजिन यू आर टू बी कमलेश या कल्पना लिविंग एट आदर्श नगर जयपुर। यानी मानो कि आप या तो कमलेश हो या कल्पना हो और आप कहाँ रहते हो, आदर्श नगर जयपुर में रहते हो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड
मोहित या मोनिका, इनवाइटिंग हर हिम टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज, यानी आपकी जो बड़ी बहन है इस शादी के लिए आपको क्या करना है बच्चों, उनको आमंत्रित करना है। आप क्या क्या पॉइंट का यूज करेंगे, डेट ऑफ योर सिस्टर्स मैरिज, यानी आपकी जो बहन है उसका शादी कब है और किस दिन है। प्रिपरेशन ऑलरेडी डन, यानी क्या क्या चीज़ें पहले से ही हो चुकी है। हेल्प यू वांट फ्रॉम योर फ्रेंड, यानी आप अपने दोस्त से क्या मदद चाहते हैं। इनवाइट हिम विथ हर फैमिली, यानी आपको उसको उसकी फैमिली यानी पूरे परिवार के साथ आमंत्रित करना है। दूसरा है यू आर राजनी और राजू, यानी आप तो राजनी हो या राजू हो। योर फादर इज पुअर फार्मर, यानी आपके पिताजी वो एक क्या है बच्चों, यानी गरीब किसान है। राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू लेंड योर बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, यानी आपको बच्चों बुक बैंक से किताबें देने की कृपा करें। सबसे पहले आदर्श नगर जयपुर आ जाएगा, उसके बाद जो डेट थी वो लिखनी है। डियर मोहित और मोनिका, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट योर एल्डर सिस्टर मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 28 अप्रैल संडे, यानी मैं ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हारी जो बहन है बड़ी वाली उसकी शादी 28 अप्रैल संडे को होने जा रही है। वी हैव मेड गुड प्रिपरेशन फॉर यू, यानी हमने इसके लिए बहुत अच्छी सी तैयारियां कर ली है। आई वॉन्ट दैट यू शुड accompany एंड गाइड मी इन दिस मैरिज सेरेमनी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो, यानी मेरे साथ रहो। एंड गाइड मी इन द मैरिज, और मुझे मेरी जो सेरेमनी है उसके अंदर गाइड करो। आई इन्वाइट यू टू अटेंड हिज मैरिज विथ योर फैमिली, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपनी पूरे परिवार के साथ क्या करो बच्चों, अटेंड करो, उपस्थित हो। पे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव, यानी अपने पिताजी को मेरा आशीर्वाद और या को लव देना। योर सिंसियरली क्या जाएगा, जो भी नाम है। दूसरा बच्चों आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर आस्किंग फॉर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, यानी बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि जो बुक बैंक से आपको किताबें देने की कृपा करें। तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माय फादर इज ए पुअर फार्मर, यानी मैं निवेदन करता हूँ कि जो मेरे पिताजी है वो बहुत ही गरीब किसान है। वी हैव ए बिग फैमिली, यानी हमारी एक बहुत बड़ी परिवार है। माय फादर इज अनेबल टू परचेज माय बुक्स, यानी मेरे पिताजी कि मेरी किताबें खरीदने में असमर्थ है। आई एम वेल बिहेव्ड स्टूडेंट, यानी मैं बहुत अच्छा व्यवहार वाला बच्चा हूँ। काइंडली लेंड मी टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, इसलिए मुझे बुक बैंक से किताबें देने की कृपा करें। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली राजनी या राजू क्लास 8th। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसके अंदर या तो आपको पैराग्राफ लिखना है कि द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो बच्चों होली के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, फेस्टिवल, स्प्रिंग सीजन, डक्स, टंग केक्स, क्रॉस रॉड्स, प्रहलाद, स्प्रिंकल, एम्ब्रास, क्वारल। तो बच्चों इनका प्रयोग करके आपको क्या लिखना है, यहाँ पर होली पे एक निबंध लिखना है। दूसरा बच्चों यहाँ पर एक आपको वुड कटर है, यानी जो वुड कटर है उसके बारे में क्या लिखनी है बच्चों, यहाँ पे आपको एक स्टोरी भी लिखनी है, यानी दोनों में से आप किसी के ऊपर भी स्टोरी लिख सकते हैं। एक ऑनेस्ट वुड कटर है, ईमानदार लकड़हारा, यह आपको होली के ऊपर निबंध लिखना है। चलो देख लेते हैं। दे आर मेनी फेस्टिवल्स, यानी बहुत सारे त्योहार है। होली इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, यानी होली हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यानी इसको रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। इट कम्स एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग सीजन, यानी ये जो त्योहार है बसंत ऋतु के अंत में आता है। इन द इवनिंग, यानी शाम को। वुड एंड कोडिंग केक्स आर कलेक्टेड एट द सम क्रॉस रोड्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि शाम को कुछ चौराहे पर लकड़ियां और गोबर के उपले इकट्ठे किए जाते हैं। दे आर ब्रंट, और उनको जलाया जाता है। इट इज सेड द प्रहलाद वॉज सेव्ड ऑन दिस डे, यानी इस दिन कहा जाता है कि इस दिन प्रहलाद बच गया था। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड कलरफुल, यानी बच्चों ये जॉय यानी बच्चों खुशी और कलर का त्योहार है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, मैन एंड वुमन, ओल्ड एंड यंग एवरीवन लुक्स हैप्पी, यानी इस दिन बुढ़े और जवान सभी खुश दिखाई देते हैं। दे स्प्रिंकल कलर्ड वाटर टू ईच अदर, वो एक दूसरे पर क्या डालते हैं बच्चों, कलर वाला पानी डालते हैं। दे स्मीयर कलर्ड पाउडर ऑन द फेसेस ऑन द ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर कलर पाउडर एक दूसरे के चेहरे पे लगाते हैं। दे एम्ब्रास ईच अदर, और एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, कलर लगाते हैं। बट दीज डेज सम बैड इवेंट्स हैपन ऑन दिस डे, यानी कुछ बुरी घटनाएं भी इस दिन देखने को मिलती है। सम पीपल थ्रो डर्टी वाटर, यानी कुछ लोग गंदा पानी भी फेंक देते हैं। दे अब्यूज, गाली भी देते हैं। सो देर आर सम क्वेरल्स, इसलिए बच्चों कुछ झगड़े भी होते हैं। इट इज बैड, ये क्या है, बुरा है। अगला है बच्चों ऑनेस्ट वुड कटर। ऑनेस्ट का मतलब होता है बच्चों ईमानदार, ऑनेस्ट यानी क्या होगा, ईमानदार। वुड कटर यानी क्या होता है, लकड़हारा। चलो पढ़ लेते हैं इसको। वंस ए पुअर वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर ए रिवर, यानी एक बार एक गरीब लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। सडनली हिज एक्स फेल इनटू द रिवर, और उसकी अचानक उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में यानी नदी में गिर गई। ही बेगिन टू वीप एंड क्राइड फॉर हेल्प, यानी वह बच्चों उसने रोना शुरू कर दिया। क्राइड फॉर हेल्प, और इसके लिए मदद के लिए चिल्लाया।
द गॉड ऑफ द वाटर अपीयर्ड, यानी जो पानी के देवता है वो प्रकट हुए। ही ब्रॉट ए गोल्डन एक्स, वो कौन सी बच्चों कुल्हाड़ी लाए थे, वो सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। द वुड कटर रिफ्यूज टू टेक हिम, लकड़हारे ने उसको लेने से मना कर दिया। देन द गॉड ब्रॉट ए सिल्वर, दूसरी बार में जो गॉड थे वो कौन सी कुल्हाड़ी लाए बच्चों, सिल्वर यानी चांदी की। ही रिफ्यूज टू टेक हिम ऑल्सो बिकॉज इट वॉज नॉट हिज एक्स, उसने इस बार भी मना कर दिया क्योंकि वो उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। देन द गॉड ऑफ द वाटर थ्रो ब्रॉट हिम ए रियल एक्स, यानी वापिस भगवान है वो कौन सी लेके आए बच्चों, एक कुल्हाड़ी जो उसकी खुद की थी। ही एक्सेप्टेड, उसने उसको स्वीकार कर लिया। द गॉड वॉज प्लेस्ड विद द ऑनेस्टी, यानी जो भगवान है उसकी ईमानदारी से बहुत ज्यादा खुश हुए। ही गेव ऑल 3 एक्सेस टू द वुड कटर, उन्होंने तीनों जो कुल्हाड़ियाँ थी उसको दे दी। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो बच्चों ये हमारा कक्षा 8 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 8 था। इससे पहले हमने इसके 7 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं ताकि 20 मार्च को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।